संवाद जो हों वो बहुत ही सजीव और सहज ही होने चाहिए। संवादों की जो भाषा है वो सरस हो, सुबोध हो और हृदयग्राही होनी चाहिए। दुरू संवाद जो पाठक को जो है वो उबा सकते हैं, पाठक विमुख हो सकता है। कहानी के जो कथोपकथन हैं वे देश काल, पात्रों और परिस्थितियों के अनुकूल होने चाहिए, अन्यथा कहानी में बिखराव उत्पन्न हो सकता है। संवाद मूल विचारधारा के संवाहक भी होने चाहिए। संवाद जो हैं वो पात्रों के विचारों और उनके क्रियाकलापों को उद्घाटित करने में सक्षम होने चाहिए। संवादों में जो है पाठकों के हृदय में कौतूहल और उत्सुकता जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे बहुत ही अच्छे कहानीकार और आलोचक हुए हैं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। उन्होंने जो बात कही है उस पर मैं आप सबका विशेष ध्यान चाहूँगी कि उन्होंने संवाद योजना के लिए कहा है कि कथोपकथन का जो तारतम्य है ऐसा हो जैसे नदी में लहरों की गति और उस पर वायु का सहज संगीत, जिसके सहारे पाठक के हृदय में उत्तरोत्तर कहानी पढ़ने की आकांक्षा और जिज्ञासा दोनों बनी है। तो बच्चों, ये था हमारे कथोपकथन और संवाद की बात जो कहानी के प्रमुख तत्वों में जो है प्रमुख स्थान रखती है। हम आगे अब चर्चा करेंगे देश काल और वातावरण की। प्रत्येक कहानी की घटना घटित होने का कोई समय या कोई स्थान नहीं होता है। कहानी के संदर्भ में देश का अर्थ होता है स्थान और काल का अर्थ होता है समय। स्थान और समय को जब हम देखते हैं तो कहानी का देश काल कहते हैं। कहानी में देश काल को मूर्त रूप देने के लिए और कहानी के कार्य से परिस्थिति की अनुकूलता व्यंजित करने के लिए कहानीकार तात्कालिक परिवेश का एक ऐसा सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है कि कहानी का समय और स्थान हमारे सामने साकार हो जाता है। वातावरण जो है कहानी को प्रभावशाली तो बनाता ही है, साथ ही वह कहानी की सौंदर्य गरिमा में वृद्धि भी करता है। यही कारण है कि जो स्थान नाटक में रंगमंच के विविध उपकरणों का है वही स्थान कहानी में वातावरण का है। कहानीकार को कहानी की स्वाभाविकता और सजीवता की रक्षा करने के लिए स्थान स्थान पर देश काल का चित्रण करना पड़ता है। कहानी में देश काल वातावरण सहज, स्वाभाविक, आकर्षक, यथार्थ व तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप तो होने ही चाहिए। साथ ही जिस समाज की कहानी है उसके रीति रिवाज, आचार विचार, रहन सहन के अनुरूप भी होना चाहिए। निश्चय ही कहानी में वातावरण का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना देश काल और वातावरण के कहानी को विश्वसनीय नहीं बनाया जा सकता। कहानी में जो वातावरण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक और एक बाह्य, यानी मानसिक तथा आंतरिक। बाह्य वातावरण में जो है वो लेखक तात्कालिक परिस्थितियों को इस प्रकार संयोजन करता है कि कहानी प्राणवान हो जाती है। मानसिक या आंतरिक वातावरण में जो कहानीकार है वो पात्रों के भावों को, विचारों को और उनकी मानसिकता को इस कुशलता से चित्रण करता है कि उसकी गतिविधियाँ जो है पाठक के चित्त पर स्वतः ही अंकित हो जाती हैं, उसके मस्तिष्क में स्वतः ही जागृत होने लगती हैं। ये दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का समन्वय ही कहानी में सौंदर्य को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त कहानी की विषय वस्तु के अनुरूप वातावरण के अन्य प्रभेद हों तो जैसे ऐतिहासिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, धार्मिक, आंचलिक, भौगोलिक, प्राकृतिक आदि वातावरण में कहानी की संरचना होती है। इस प्रकार हम देखें कि कहानी में जो देश काल और वातावरण है वो जो है कहानी की सौंदर्य वृद्धि करने वाला एक आवश्यक तत्व है। बिना देश काल और वातावरण के कहानी के पात्रों, घटनाओं की कल्पना नहीं की जा सकती। देश काल और वातावरण जो है वो कहानी की चित्रण स्थिति को उसके प्रसंग के अनुरूप बनाता है। कहानी की विषय वस्तु के आधार पर ही हम इसके कई भेद भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो ये जो है कहानी का देश काल और वातावरण जो है वो अपने स्थान पर प्रमुख जो है।
अब बात आती है कहानी के भाषा शैली की, यानी कहानी की जो भाषा शैली है वो कहानी के प्रसंगानुकूली होती है। यदि कहानी देशज क्षेत्र की है तो उसमें भाषा शैली देशज होती है। यदि कहानी उच्च श्रेणी के किसी कहना चाहिए संपन्न वर्ग की है तो उस कहानी का जो भाषा है वो उसका स्वरूप जो है, उसके शब्द चयन जो है वो उच्च स्तर का हो जाता है। तो इस प्रकार भाषा शैली जो है वो कहानी में प्रमुख स्थान रखती है, जो कहानी को सजीव बनाती है। हम कहानी के जो तत्व हैं इस पर हम बात कर चुके हैं और अब हमारा जो अगला तत्व है वो है भाषा शैली। भाषा शैली जो है उसको सजीव बनाने में कहानी की असफलता और सफलता निर्भर करती है। कहानीकार अपनी कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए निरर्थक शब्द योजना और धुरा शैली का प्रयोग न करके उसे सहज, सरल, बोधगम्य और पात्रानुकूल बनाने का प्रयत्न करता है। पात्रानुकूल जो है वो भाषा शैली का प्रयोग न करने पर कहानी की प्रमाणिति समाप्त हो जाती है। अतः भाषा शैली सदैव पात्र और परिस्थिति के अनुकूल ही होनी चाहिए। यहाँ हम कहानी की भाषा और शैली के पक्षों पर अलग अलग विचार करेंगे। भाषा पक्ष में कहें तो कहानी के विविध रूप परिलक्षित होते हैं। जो भाषा की मूल आवश्यकता होती है वह प्रसंग और पात्र के अनुकूल हो। अनपढ़ पात्र तो होंगे तो और हम उसमें संस्कृत में शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो हास्यास्पद स्थिति पैदा होगी। इसलिए कहानी को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाने के लिए हम पात्रानुकूल ही भाषा का प्रयोग करते हैं। कहानी में भाषा का स्वरूप का प्रयोग इस तरह हो सकता है, वो हैं सांस्कृतिक तत्सम भाषा से व्यवहार उपयोगी भाषा, आंचलिक भाषा, विदेशी शब्दावली से युक्त भाषा, मुहावरेदार परिष्कृत भाषा और मिश्रित भाषा। शैली पक्ष की बात करें तो किसी भी बात को कहने या विशेष प्रकार से लिखने के जो ढंग होते हैं उसे हम शैली कहते हैं। जिस प्रकार भाषा के विविध रूप होते हैं उसी प्रकार कहानी कहने की भी अनेक शैलियाँ होती हैं और वे शैलियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे ऐतिहासिक शैली, आत्मचरित्रात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली, नाटकीय शैली, मिश्रित शैली। यानी ऐतिहासिक शैली है तो वर्णनात्मक और पुरुषात्मक शैली कहा जाएगा और इस शैली का जो आधार है वो विवरणात्मक होगा। आत्मचरित्रात्मक शैली जो है वो प्रथम पुरुषात्मक शैली कहते हैं। इस शैली का जो मुख्य आधार होता है वो आत्मवर्णन होता है। जब कहानी के पत्रों के माध्यम से रची जाती है तो उसे हम पत्रात्मक शैली कहते हैं। इसमें पात्रों के पारस्परिक पत्रों का आदान प्रदान होता है। डायरी शैली किसी पात्र की डायरी के प्रश्नों को कहानी में बांधकर उसमें कहानीकार अपनी कुशलता जो है दिखाता है। मानो डायरी लेखक जो है वो जीवन की उन अनुभूतियों और उनके कलात्मक ढंग से जो है प्रस्तुत करने में वो पूरा अपनी कोशिश करता है। नाटकीय शैली में जो है वो पात्रों के संवाद के रूप में जो है वो कहानी आगे चलती है, जिसका बहुत विशेष महत्व है, जिसमें संवाद के माध्यम से कहानी जो है हम अपना विकास पाती है। जब किसी विशेष शैली का प्रयोग न करके विविध शैलियों का समावेश किया जाए तो उसे हम मिश्रित शैली कहते हैं। जो कहानी के इन शैलीगत विवेचन में जो प्रमुख बातें हमारे सामने आती हैं वो हैं भाषा शैली जो है वो कहानी का तत्व है और ये तत्व जो है इस आधार पर, इस भाषा शैली पर निर्भर करता है जो उसे सजीव बनाता है। कहानी जो कहने का माध्यम है वो भाषा शैली ही होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, भाषात्मक संरचना और शैली विधान। कहानी में भाषात्मक संरचना के विविध रूप होते हैं और भाषा की तरह शैली के भी विविध रूप होते हैं। इस तरह हम मुख्य बात कहें तो ये जो है भाषा शैली के आधार पर हम जो है इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं। अब जो हमारा आखिरी तत्व आता है इसका कुछ प्रारंभ में भी हम चर्चा कर चुके हैं, वो है उद्देश्य। प्रत्येक साहित्यिक रचना जो है बिना उद्देश्य के नहीं होती।
कहानीकार कहानी लिखने का कोई ना कोई जो है उसका एक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक उद्देश्य अवश्य होता है। सामान्यतः हम यही बात लेते हैं कि कहानी तो केवल मनोरंजन के लिए ही होती है, किंतु केवल मनोरंजन करना कहानी का उद्देश्य नहीं माना गया है। उसकी कहते हैं खाली हम ये कहें कहानी मनोरंजन करती है तो उसकी गरिमा को हम आघात पहुंचाते हैं। इसीलिए प्रेमचंद ने कहा है तत्वहीन कहानी जो है, तत्वहीन कहानी से चाहे हम मनोरंजक भले ही हो जाए, मानसिक तृप्ति नहीं होती है। यह सच है कि हम कहानियों में उपदेश नहीं चाहते, लेकिन विचारों को उत्तेजित करने के लिए, मन के सुंदर भावों को जागृत करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य चाहते हैं। वही कहानी सफल होती है जिसमें इन दोनों में से मनोरंजन और मानसिक तृप्ति में से एक अवश्य उपलब्ध हो। इस दृष्टि से हम कहें तो कहानी के 3 प्रमुख तत्व माने गए हैं। पहले, वह मन के सुंदर भावों को जागृत करता है, भावचित्रों द्वारा पाठक का मनोरंजन करता है और किसी के विचार या सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और जीवन को सही पहचान कराकर हमें जीने की कला सिखाता है। चूँकि कहानी मानव जीवन से संबद्ध होती है, अतः जीवन संबंधी तथ्य होते हैं, परिस्थिति विशेष का उद्घाटन करती है, जीवन की किसी समस्या और उसके समाधान का निरूपण करती है, किसी मानवीय अनुभूति का अंकन करती है। ये सब बातें कहानी में विशेष होती है और ये ही कहानीकार का उद्देश्य भी होता है। यूँ तो कहानीकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करता है, किंतु सर्वाधिक जो महत्व की पद्धति है वो है कि कहानी के उद्देश्य को सीधे साधे उपदेशात्मक शब्दों में न कहकर परोक्ष रूप से व्यंजित करें, अर्थात कहानी का उद्देश्य स्वतः ही पाठकों के सामने प्रकट हो जाता है। इस विवेचन से हम यही बात निष्कर्ष रूप से कहेंगे कि कहानी की रचना निरुद्देश्य नहीं होती, उसमें मनोरंजन करना ही कहानीकार का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि पाठकों को मानसिक तृप्ति प्रदान करना भी कहानीकार का उद्देश्य होता है। इसके अलावा कहानी का जो है वह उत्तम पद्धति यही होती है कि उद्देश्य प्रकट करने में वह इस तरह से उसकी व्यंजना करे कि जो कहानी का मुख्य उद्देश्य है वह स्वतः ही व्यंजित हो जाए। इस प्रकार बच्चों, हम कहानी के तत्वों को समझेंगे और जब आगे हम कहानी का विभिन्न प्रकार की जो कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में लिखी गई हैं, अध्ययन के लिए आपको जो है पाठ्यक्रम में दी हैं, जब हम उन कहानियों का अध्ययन करेंगे तो हम इन्हीं सभी तत्वों के आधार पर सारी कहानियाँ जो कि प्रेमचंद से लेकर आज की नई कहानियों के दौर तक की कहानियाँ हैं, उन सब का विश्लेषण करेंगे, जो मानसिक मनोविश्लेषणात्मक रूप से भी लिखी गई कहानियाँ हैं, जो आज के दौर की, आज के क्षणवादी दौर की कहानियाँ हैं। इन सब कुछ हम उन कहानी में जिएंगे। धन्यवाद। आगे का पाठ्यक्रम हम अगले सत्र में करें, अगले कालांश में करें।